चलो एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ बच्चों। सर एनसीईआरटी में एमबी इज इक्वल्स टू 4 MA है। हाँ तो अरे यार कैसे करते हो, तो रेशियो बता देना है ना बेटा। एम बी इज इक्वल टू 4 MA, तो मतलब एम बी अपॉन एम ए इज इक्वल टू 4। आओ चेक करें इसको पहले। अब देखो बेटा एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक बॉक्स, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 5वां कह रहा है कि एक बॉक्स है, उसमें आइडियल गैस ए पड़ी है, उस एक ए आइडियल गैस का वजन है 1 ग्राम। ये जो डब्बा है ये 27 डिग्री सेल्सियस में पड़ा है और जब उसमें 1 ग्राम ए पड़ी है तो प्रेशर आ रहा है 2 बार। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अकेला ए का प्रेशर ही फिलहाल टोटल प्रेशर है, लेकिन वो पार्शियली ए का भी प्रेशर है तो वो 2 बार है। कहता है जब इसमें तुम एक बी गैस डाल रहे हो कितनी 2 ग्राम, तो प्रेशर जो टोटल हो जा रहा है, सेम फ्लास्क में डाल रहे हो तो प्रेशर हो जा रहा है 3 बार। अब टोटल प्रेशर हो जा रहा है 3 बार। टोटल प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है 2 बार, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या आ जाएगा, 3 - 2 यानी कि 1 बार। अब क्योंकि वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी के आधार पे प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा मोल्स से। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ ए इनटू, नीचे आ जाएगा वेट ऑफ बी और मॉलिकुलर मास ऊपर पहुंच जाएगा तो मॉलिकुलर मास ऑफ बी। इसी में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 बार, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हमने डाल्टन्स लॉ के लगा के निकाल लिया 1 बार। वजन ए का दिया हुआ है 1 बार, वजन बी का दिया हुआ है 2 ग्राम। तो हम सीधा एम बी अपॉन एम ए अगर निकाल लें तो ये 2 वहाँ इंटू हो जाएगा। तो मतलब आंसर आ जाएगा एम बी अपॉन एम ए इक्वल टू 4 या एम बी इक्वल टू 4 MA। हेलो। यस सर। तो ये इतना आसानी से सॉल्व करने वाली चीज़ आपने काफ़ी देर लगा दी। हालांकि हमने क्वेश्चन गलत पढ़ा, बिल्कुल सही है, पर आप ये सरलता से पढ़ के कर सकते थे। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में एक्सेस अपने कॉपी में क्वेश्चन लिख भी लो, ठीक है, अच्छा है। हटा दूँ? यस सर। कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। चलो बच्चों अगला पूछो बेटा। सर सिक्स्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लो बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कनिका पढ़ो, तुम्हारा ही डाउट है। अच्छा एक सेकेंड, द ड्रेन क्वेश्चन नंबर 6 किसी से हो गया? नहीं हुआ। चलो पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। The drain cleaner. The drainage contains small bits of aluminium which react with caustic soda to produce dihydrogen बस, gas. Volume of रुक gas. जाओ रुक जाओ, ऐसे सवाल बेटा इंग्लिश नहीं पढ़नी, सवाल समझते हुए पढ़ना है। तो बेटा पहले जो इंग्लिश लिखी है, देखो इंग्लिश पढ़ना कितना वो होता है भाई, इंग्लिश गलत पढ़े तो ऊपर वाले सवाल में कितनी गलतियाँ हो गई, तो इंग्लिश ढंग से पढ़ेंगे अपन। तो एक्चुअली ये कह रहा है ड्रेन क्लीनर, मतलब नाली साफ करने वाले ने एल्यूमिनियम के कुछ बिट्स थे, उसको ट्रीट करने के लिए उसने कास्टिक सोडा डाला। तो इसके पीछे की सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको बता दूं कि जो इतना खैर आप जानते हैं 9th-10th से होंगे कि एल्यूमिनियम एक मेटल है सर, एक्टिव मेटल। कास्टिक सोडा का भी नाम, ये जनरल नेम है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो एल्यूमिनियम NaOH के साथ जब रिएक्शन करता है बच्चों, तो एक्चुअली आपने 10th में भी पढ़ा होगा, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, इसलिए एम्फोटेरिक होता है और सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट शायद आपने देखा भी होगा, NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। हेलो। और इसके बारे में केमिस्ट्री की जानकारी ये है बेटा कि ये काम पानी की मौजूदगी में होता है, मतलब यहाँ पे वाटर एज अ रिएक्टेंट यूज होता है। तो सबसे पहले ये केमिस्ट्री की जानकारी थी जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। उसके बाद अब बचता है इसमें मैथ्स लगाना, यानी कि स्टोइशियोमेट्री लगाना। एल्यूमिनियम यहाँ पे एक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे भी एक है, तो इतना इक्वेशन तो मेरा बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे भी मैं 1 ही रहने देता हूँ। सोडियम यहाँ एक हो गया, यहाँ पे भी सोडियम को एक डाल दो तो सोडियम भी बैलेंस हो गया, सोडियम एल्यूमिनियम बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक 2 ऑक्सीजन, तो ये भी 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन LHS में है ये 1 और ये 2 यानी कि 3, और यहाँ पे RHS में है 2,
तो केवल हाइड्रोजन के साथ ही हमको दिक्कत करनी है, तो हम यहाँ पे 3/2 लगा के इसको बैलेंस कर देते हैं। हेलो, बोलना पड़ेगा सबको। Yes, sir. सबसे पहले ये भी सवाल को अपनी कॉपी में ही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5.6। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो, इतनी पहले केमिस्ट्री की जानकारी को रिएक्शन के स्वरूप में लिखें तो हाँ बोलें। NaAlO2 का नाम क्या होता है बच्चों? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। पहले इतनी जानकारी लिखो तो हाँ बोलो। हमने ऊपर का रिएक्शन देख लिया। उस ऊपर के रिएक्शन में हमने बैलेंस रिएक्शन लिख चुका है। उस ऊपर के रिएक्शन में फिलहाल मुझे आवश्यकता केवल 2 रिएजेंट्स की है, एक एल्यूमिनियम की और दूसरा हाइड्रोजन की। हाँ, मुझे बैलेंस करके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स मिल गए हैं। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का मतलब है बैलेंसिंग करने में जो कोएफिशिएंट मिलते हैं। ज़रा मुझे देख के बताओ, जो मैंने बैलेंस रिएक्शन आपको लिखवाई है, कि कितने एल्यूमिनियम कितने हाइड्रोजन दे रहे हैं बच्चों? बोलो। 1 मोल एल्यूमिनियम 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ये बात सबको दिख रही है? हेलो, बोलना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब आपको यहाँ पे सवाल में एल्यूमिनियम मोल्स के टर्म में नहीं दिया बेटा। किस टर्म्स में दिया? एल्यूमिनियम आपको दिया है कि 0.15 ग्राम मैं एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बताओ हाइड्रोजन कितना बनेगा? तो सर अगर 1 मोल होता तो 3/2 मोल मिलता। ये स्टोइशियोमेट्री कहलाती है। अरे यूनिटरी मेथड। लेकिन 1 से कितना मिलेगा ये बैलेंस करके पता चला। तो अगर ये 1 मोल होता तो ये 3.5 मोल मिलता। फिलहाल ये कितने मोल से कैसे बताओगे? मान लो n मोल से। n का वैल्यू क्या होगा? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास बच्चों पता है कि नहीं पता? Yes, sir. 27. 27 ग्राम। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे कि नहीं? हेलो, जल्दी आंसर बताओ। इसको लिखो फटाफट, सॉल्व करके बताओ कितने मोल्स आ रहे हैं। फ्रैक्शन में बता देना, अप्रॉक्स मत करना, एग्जैक्ट चाहिए मुझे। अच्छा सुनो 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 सुनो, पहले मैं सवाल कर दूं आपके लिए। मान लेता हूं आपने सॉल्व किया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट में बताना। अभी आप लोग पहले सुन लीजिए और मेरी बात सुनिए। अगर ये 1 मोल रिएक्ट करता तो ये 3/2 मोल मिलता। फिलहाल ये कितना मोल दिया हुआ है? n। तो कितना रिएक्ट करेगा? n। सर 1 से अगर 3/2 मिलता तो n से कितना मिलेगा बच्चों हाइड्रोजन गैस? 3n/2 मोल्स। और n का वैल्यू हमको पता है, हम पुट कर देंगे बाद में। अच्छा, क्या मेरे से मोल्स पूछे? नहीं, मुझे हाइड्रोजन के मैंने मोल्स तो ये तो सर मैंने पहले चैप्टर का ज्ञान लगा लिया। लेकिन मुझे पूछा क्या है? क्योंकि ये गैस है, मुझे इसका कुछ मोल्स नहीं कुछ और पूछा है। हालांकि मैंने मोल्स पहले चैप्टर के ज्ञान से निकाल लिए। पहले बच्चों एक काम करो, यहाँ तक आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। पहले यहाँ तक लिख लो क्योंकि हटाऊंगा मैं। नेक्स्ट लाइन से फिर से इस चीज़ को रीराइट करके आप ये बात लिख लो। एन का वैल्यू हमें दिख रहा है, पर फ्रैक्शन में आप लिख भी सकते हो आगे, पर मैं एन के टर्म्स में ही फिलहाल काम करूँगा। इसको बहुत आसानी से 3 का पहाड़ा पढ़ो तो इसको आप लिख सकते हो 3 5 जो 15 और 3 9 जो 27, तो 5/900 आएगा, है ना। या 1/500 1/180 आ रहा है। हाँ वही हो गया, लिखे रहो। लेकिन अभी अपन एन ही मान रहे हैं, अपन सॉल्व इसको लास्ट में करेंगे क्योंकि क्या हमको मोल्स थोड़ी निकालने हैं, तो हम क्यों फालतू सॉल्व करें। यस सर। यहाँ तक हो गया सबका? Yes, sir. हो गया. ठीक है, मुझे एन का वैल्यू बाद में बता दीजिएगा। फिलहाल हाइड्रोजन के मोल्स कितने बने? 3n/2। अब क्या मुझे सवाल में मोल्स पूछे? मुझे पूछा है व्हाट वॉल्यूम। तो सर अगर ये गैस है तो फॉर गैस, फॉर H2 गैस, मैं कह सकता हूँ कि इसका जो भी प्रेशर होगा इनटू वॉल्यूम बराबर nRT। अच्छा nRT नहीं, मैं n-RT लिखता हूँ क्योंकि फिलहाल n मैंने वहाँ मान लिया है ना। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू टी। हेलो, ये तो फॉर्मूला होता है ना।
यहाँ एन डैश क्यों लिख रहा हूँ समझ पा रहे हो ना, क्योंकि एन आप कंफ्यूज हो जाओगे ऊपर से। फिलहाल वहाँ पे एन मैंने इस सवाल में वो एन मान चुका है, तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन में एन डैश लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स को। मेरा मन, मैं तो किसी भी चिन्ह से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा, तो जो हमसे पूछा क्या है बेटा, हमसे पूछा है कि भैया कितनी वॉल्यूम बनेगी अगर टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना बोल रहा है, 1 बार। वॉल्यूम हमको निकालनी है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितने हैं, 3n/2 इंटू टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस कैल्विन में कितना होगा, 273 + 20, 273 83 93 कैल्विन। हेलो, इंटू अब बच गया बच्चों आर। अब खुद बताओ आर का कौन सा वैल्यू पुट करें। सर प्रेशर तो दिया है बार में, और वॉल्यूम मान लो हम निकाल लेते हैं लीटर में, तो बार और लीटर में आर का वैल्यू क्या है, देख के बताओ, 0.083। देख लो। अगर वॉल्यूम लीटर में निकालनी है, प्रेशर बार में है, पर मोल पर कैल्विन, तो आर का वैल्यू होगा 0.083। हेलो, यस सर। एन का वैल्यू हमने क्या निकाला हुआ है वो भी आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूँ। हालांकि आप लोग आराम से नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिएगा। एन का वैल्यू क्या निकाला हुआ है हमने, 1/180। अब इसको सॉल्व करो बेटा। अब सबसे कठिन काम आपको करना है वो है इनटू डिवाइड। तो करो और मुझे आंसर बताओ, और अपना निकालो और पीछे से चेक करो। ये नहीं कि ऐसे ही हाँ बोल दिया कि हाँ सर ये आ गया। निकालो ईमानदारी से कि कहीं गलती होगी कुछ तो समझ में आएगी। ठीक है, निकालो तो आंसर बताओ, है ना। वरना क्या, इनटू डिवाइड करने का एकदम फ्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी है कि हम एनसीईआरटी के एक आध सवाल कर रहे हैं, आगे एबीसीडी होगा तो हमेशा पहुंच जाएंगे, है ना। पर प्रयास करना है कि इनटू डिवाइड आना चाहिए, नहीं कि बचते रहें हम हमेशा। ठीक है, यस सर, आ गया। तो इसको 1000 से इंटू कर दोगे तो आंसर एमएल में रिपोर्ट कर देना। तो कितना आंसर आ रहा है, क्या बोल रहे हो, 203। सर 203 मिलीलीटर। ठीक है, बढ़िया, सबका आता है, किसी को तकलीफ। एक टॉपिक हमारा और बचा हुआ है, नोट डाल के हम लिखेंगे। एक टॉपिक मतलब जेई के लिए जो अलग से माना जाता है टॉपिक, लेकिन मैं बीच में ही करा रहा हूँ। नोट डाल के एक टॉपिक हम और लिखेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्लैश इफ्यूजन। और इसमें भी बच्चों जेई डाल देंगे। क्यों, क्योंकि बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता बेटा, स्कूलों में, है ना। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्लैश इफ्यूजन। कई लोग, डिफ्यूजन तो हमको शायद पता ही है, व्हाट इज डिफ्यूजन बच्चों। जैसे मान लो मैंने एक कोने में अगरबत्ती जलाई, तो अब अगरबत्ती जहाँ जलेगी वहाँ गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो अगरबत्ती सीधा सब्लिमेशन होता है उसका, सॉलिड से सीधा गैस बनती है। तो गैस का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होता जाएगा इस एक कोने में, और वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जहाँ उसका कंसंट्रेशन कम होगा वहाँ फैलेगी। भाई पूरे कमरे में सुगंध आती है ना, तो फैलती होगी तभी आती है। तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, पता ही है सर, नहीं पता तो बता, हो गया, समझ गए। और व्हाट इज ई फ्यूजन सर। ई फ्यूजन का अर्थ है कि जब एक अमाउंट ऑफ गैस एक बहुत छोटे से पोर्शन से, एक बहुत छोटे से, इंग्लिश में बोला जाता है इसको ऑरिफिस, एक बहुत छोटी सी ओपनिंग, जब एक बहुत ज़्यादा भरी हुई गैस एक छोटी सी ओपनिंग से निकलती है, तो वो भी डिफ्यूज़ रही है। पर टेक्निकल भाषा में, इंग्लिश भाषा में, हम कई बार इसे डिफ्यूजन न कह के इस स्थिति में इस प्रक्रिया को ई फ्यूजन कह देते हैं। हेलो हेलो हेलो, यस सर। यस सर। मतलब आप जब बहुत सारा अदरक लहसुन मिर्ची खा के, बहुत सारा होता है ना खाना, सोंट लिया आज, तो जब आप कमरे को गंदा करते हैं तो वो भी फ्यूजन ही होता होगा इन दैट केस, है ना। तो दिस इज ई फ्यूजन। तो टेक्निकली साइंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बात एक ही है, पर कई बार इंग्लिश में देखने को मिल जाता है। तो इफ्यूजन जहाँ हो शायद आपको समझ में आ जाएगा। हेडिंग डाल दी सबने, आगे बढ़ाऊँ। अरे बोलो भाई। यस सर। चलो बच्चों, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो हमने नोट डाला है उसमें लिखेंगे पहली बात, रोमन नंबर 1 इंग्लिश लिखेंगे द लॉ स्टेट्स दैट, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉमा द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर डेंसिटीज, फुल स्टॉप।
इंग्लिश लिखते रहिए, मेरी बात हिंदी में सुनते रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी कोई गैस डिफ्यूज़ करती है तो उसके डिफ्यूज़ करने का जो स्पीड होती है, रेट होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ये तो एक स्टैटिस्टिकल ट्रुथ है। हाँ, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम समझ भी सकते हैं। कैसे? मान लो एक कमरे में मीटिंग खत्म होने वाली है। अच्छा, मीटिंग खत्म होने वाले, चलो इंग्लिश लिखो भैया, पहले पहले इंग्लिश लिखो, फिर हिंदी बताऊंगा। इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। अब बेटा ये ग्राहम्स लॉ, हालांकि ये कहता है कि मान लो एक डब्बा है, उस डब्बे में एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं कि दो प्रकार के गैस भरे हैं, ए और बी। ठीक है, ए गैस भी बहुत सारा है, बी गैस भी बहुत सारा है। अच्छा, एक छोटी सी ओपनिंग है इसमें, एक छोटा सा छेद है इसमें, ऑरिफिस कहते हैं इंग्लिश में इसको। उसमें मान लो ऐसे एक चूड़ी लगी है, मतलब वो बंद है, कॉक लगा हुआ है, बंद है। ठीक है, द मोमेंट मैं इस टैप को खोलूंगा, ऑब्वियसली बात है गैस निकलना शुरू होगी। अच्छा सर, अगर गैस निकलेगी तो यहाँ पे एक ग्राहम्स लॉ ये कहता है कि कौन सी गैस की निकलने की स्पीड यानी कि रेट ज़्यादा होगा। हाँ, स्टैटिस्टिकली समझ में आएगा ये बात, तो करके देख के समझ में आएगा ना सर, कोई मैथ्स थोड़ी लग सकती है इसमें, स्टैटिस्टिकल बात है। लेकिन स्टैटिस्टिकल बात में कॉमन सेंस ज़रूर लगा सकते हैं हम। पता है क्या, कि मान लो बी मैं हूं और ए प्रखर अग्रवाल है, तो प्रखर अग्रवाल है मोटा और मैं हूं मस्त फिट। तो अब आप मुझे बताओ, मेरे जैसे लोग तेजी से भाग पाएंगे जो फिट पतले हों, प्रखर जैसे मोटे लोग? कौन जल्दी से डिफ्यूज कर पाएगा, निकल पाएगा? हेलो सर, आपके जैसे लोग प्रखर जैसे मोटे लोग निकल नहीं पाएंगे। देर से पाएंगे। तो क्या ये कह देना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोटापा, तो ये बात कॉमन सेंस के लिए ठीक है? हेलो, यस सर। अच्छा, जो ज्यादा मोटा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। हेलो, यस सर। अब ये बात एक स्टैटिस्टिकल बात है जो ग्राहम्स ने की, उसने स्टैटिस्टिकली पाया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ठीक है, डेंसिटी भी ठीक है, लेकिन अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के। हेलो, Yes, sir. चलो, तो अब शायद ये आपको रट जाए, और आइए मैथमेटिकली कहानियाँ लिखें। तो लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन से, मैथमेटिकली स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/√D। बाकी ये सब आप कुछ मत लिखना, जितना मैं कह रहा हूँ बाकी सब बच्चे की समझ है, ये सब आप मत लिखना, है ना, सिर्फ इतना लिखो। वेयर आर इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, स्मॉल डी इज डेंसिटी ऑफ गैस। देखो तो कि पापा ने बोला था आपको याद दिलाते नहीं गैस ब्लॉक की। अच्छा, हाँ बेटा, बिल्कुल सही किया बेटा आपने। अच्छा, पहले ये इधर तो देख लो, कितनी अच्छी बच्ची है बेटा, खुद से लिखी है ये। देखो क्या लिखी है, जितनी भारी गैस उतना धीमा चलेगा। देख रहा है, ऐसे ये आपको नहीं लिखना है, ये मैं ये दिखा रहा हूँ, देखो बच्चे अपनी समझ कैसे लिखते हैं। अच्छा, गुड, आप केवल ये पेन वाली चीज़ लिखो, ठीक है। चलो, अब ये एक बात और, हाँ, तो R1/R2 विल बी इक्वल टू, तो और R1/R2 इज इक्वल टू D2/T1, और डेंसिटी, क्योंकि वेपर डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मन में रख लो, वेपर डेंसिटी भी आ सकता है यहाँ पे, वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास अपॉन 2, 2 काट दो तो मोलर मास ऑफ 2 अपॉन मोलर मास ऑफ 1 भी बोल सकते हो आप। हटा दूँ, आगे बढ़ूँ? चलो नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों रोमन नंबर 2, ग्राम्स लॉ में ही लिखेंगे अनदर डेफिनेशन। ग्राम्स लॉ की एक और डेफिनेशन, एक्चुअली डेफिनेशन सेम है, एक मैथमेटिकल यूजेज है। कैसे? कई बार सवाल में ना रेट नहीं बताते, पता है सवाल में क्या बोल देते हैं, तो वही हम नेक्स्ट लाइन से लिख रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम डिफाइन कर रहे हैं। और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा बेटा? अब सर रेट तो किसी रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो, सर कितने गैस के मॉलिक्यूल गए पर यूनिट टाइम,
कितना वॉल्यूम निकला पर यूनिट टाइम, कितना मोल्स निकला पर यूनिट टाइम, कितना मास निकला पर यूनिट टाइम। तो रेट तो किसी भी रिस्पेक्ट में देखा जा सकता है। वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन, या अमाउंट ऑफ गैस, या मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। तो वही लिखा है कई बार R1 अपॉन R2 को आप कैसे लिख सकते हैं, V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2, मतलब कितना वॉल्यूम निकला कितने समय में, इसका ये R1 हो जाएगा या R2 हो जाएगा, या अमाउंट यानी कि वजन, या मोल्स। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसको भी आप रिलेट कर सकते हो किससे, RHS से। व्हाट इज दैट? अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 या M2 अपॉन M1। हेलो? तो ये भी एक फॉर्मेट है, आप लिख लो, अच्छा लगेगा आपको। बात समझ में आती है कि बोरा रहे हो? लिखा? यस सर। चलो, अब अगला स्टामाक है हमारा लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। ये आपको बोर्ड के हिसाब से ही पता होना चाहिए। अब लिक्विफैक्शन का मतलब क्या होता है? गैस को लिक्विड बनाना। तो बच्चों, क्या आइडियल गैस अगर हम सोचें सिर्फ, तो आइडियल गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आइडियली तो हम मानते हैं गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं। हेलो? हेलो? लेकिन हमको वंडर वॉल ने आगे चल के बता दिया है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होता है। होता है लेकिन कम कम होता है। होता है, बात कम ज़्यादा छोड़ो, होता है। आइडियली हम क्या मानते थे कि होते ही नहीं। हेलो? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लाइन लिख ही लेंगे लिक्विफैक्शन ऑफ गैस में। कोई हमने 1 2 3 4 ABCD नहीं डाल रहे, हम इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिख रहे हैं। इस बच्ची ने अच्छा है, इसको बुक मार्क में डाला हुआ है। आप अच्छे से आप नॉर्मली लिखो इंट्रोडक्टरी इंग्लिश में, बिना 1 2 3 4 के लिखेंगे। एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज देयर इज नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तब ना आइडियल है। और सच्चाई है कि नेचर में कोई आइडियल गैस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन थोड़ा बहुत होता ही है। लेकिन कोई थ्योरेटिकली अगर आपसे पूछेगा कि क्या किसी आइडियल गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है, तो जवाब होगा नहीं। हेलो? Yes, sir. यस सर। लेकिन फिर इतना लिख के नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे लिक्विफैक्शन, बट करके लिखेगा, बट लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस कैन बी अचीव्ड बाय, ऑफ गैसेस लिखा है मैंने, तो मतलब मैं बात कर रहा हूं रियल गैस की, मतलब जो नेचर में मिलती है। ये आपको शायद 10th से पता होगा कि कभी भी आपको गैस को लिक्विड बनाना है तो क्या करो, सबसे पहले गैस की काइनेटिक एनर्जी घटा दो, वो थक जाएंगी, पास आ जाएंगी, और फिर प्रेशर बढ़ा दो ताकि वो और पास आ जाए, और बाकी काम उनका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन खुद ही कर लेगा और वो सॉलिड से लिक्विड, गैस से लिक्विड बन जाएंगे। तो वही है, इट कैन बी अचीव्ड बाय पहला रोमन नंबर 1 डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और रोमन नंबर 2 इंक्रीजिंग द प्रेशर। और सच्चाई है बेटा, ये 2 स्टेप्स जरूर हैं गैस को लिक्विफाई करने के लिए, लेकिन इसमें कौन सा स्टेप डोमिनेटिंग है, कौन सा स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है? इंक्रीज इन प्रेशर। शिवम नालायक, पढ़ तो सही देता। इंक्रीज लिखा है डिक्रीज लिखा है? सर मैं इंक्रीज ही बोला। बेटा तो इंक्रीज तो लिखा भी नहीं ना, डिक्रीज, घटना, घटना, कम होना, टेम्परेचर। सेकंड वाला बोला था। हाँ तो अरे नालायक, क्या क्या जरूरी है? टेम्परेचर घटाना ज्यादा जरूरी है कि प्रेशर बढ़ाना? टेम्परेचर घटाना। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब तक घटेगी नहीं बेटा, गैस के मॉलिक्यूल्स इतनी जोर 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 मूव करते रहेंगे, तेरे को जितना प्रेशर बढ़ाना है तू बढ़ा ले, तू लिक्विफाई नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिकल सच्चाई बता रहा हूं आपको भाई। गैस के मॉलिक्यूल अगर काइनेटिक एनर्जी में बहुत जोर 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 घूमेंगे, दूर 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 घूम रहे हैं, इतनी जोर जोर घूमते रहेंगे कि पास आने की बातें नहीं करेंगे, तो सबसे पहले उनकी औकात घटाओ, मतलब टेम्परेचर घटाओ, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करो। फिर थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ाओगे ना तो उनकी आपस में बातचीत होने लगेगी, मतलब आपस में इंटरैक्ट करने लगेंगे। इंटरैक्ट करने लगेंगे तो गैस से क्या बन जाएंगे? लिक्विड, और लिक्विफैक्शन हो जाएगा। हेलो?